देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बिजनेस ट्रस्ट हम पढ़ेंगे। आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है, और बहुत आसान है। एक ही क्लास का टॉपिक है, एक क्लास में एक असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर नजर हटी तो मान लेना दुर्घटना घटी, चैप्टर खत्म। ओके, देखिए, आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? पहले आप बताइए, म्यूचुअल फंड्स का पता है आपको? म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं समझना आप ध्यान से। ये एक बंदा है, ठीक है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पर्सन है, ये चाहता है कि मैं हर महीने 500 रुपए सेव करूं। कोई चाहता है मैं 200 रुपए सेव करूं, कोई चाहता है मैं 1000 रुपए सेव करूं। वो अपनी अपनी अर्निंग के हिसाब से सबका सबका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये चाहता है कि सर मैं 500 रुपए पर मंथ सेव करूं, ठीक है। अब इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये छोटा छोटा अमाउंट सेव करना चाहते हैं, और ये पैसा लगाना चाहता है कहां पे? शेयर मार्केट में। क्या लगाना चाहता है पैसा? शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज में, डेट्स में, इनमें पैसा लगाना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना छोटा अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का एक शेयर है, रिलायंस का शेयर मानो 2100 रुपए का शेयर है। अब ये चाहते हैं भैया शेयर ले लूं, कहां से ले लेंगे? एक से कम ले नहीं सकते, और एक शेयर लेने जितने पैसे नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक प्रॉब्लम होती है छोटे इन्वेस्टर के साथ। तो जब ये प्रॉब्लम हुई तो एक कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया सर? जैसे म्यूचुअल फंड। क्या कॉन्सेप्ट आया सर? म्यूचुअल फंड। होता क्या है सर म्यूचुअल फंड? होता सिर्फ इतना सा है कि मैंने एक कंपनी बनाई है, ठीक है, और मैंने कहा कि मेरी कंपनी के जो यूनिट्स हैं, मेरी कंपनी के जो यूनिट्स हैं, जिनका मेरा शेयर बोल दो आप कि मेरे जो शेयर्स हैं उनके रेट कम है, ठीक है। मान लीजिए मेरी एक यूनिट की वैल्यू है सर 100 रुपए। तो हमने इस बंदे को कहा कि तुम एक काम करो, स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा मत लगाओ, सिक्योरिटी मार्केट में सीधा पैसा मत लगाओ, तुम अपना ये छोटा छोटा अमाउंट हमें दो, ठीक है। ऐसे और भी लोग होंगे। हमने सबसे वो छोटा छोटा अमाउंट ले लिया। समझ पा रहे हैं? हमने उन सब लोगों से वो छोटा छोटा अमाउंट ले लिया, और उसके बदले में उन्हें क्या दे दिया? अपने यूनिट्स दे दिए। ओके, तो ये बन गए मेरे यूनिट होल्डर। बोलो हाँ या ना। इन लोगों का हिस्सा मेरे में हिस्सेदारी हो गई इनकी, ठीक है। अब मेरे पास एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो गया इन सबके छोटे छोटे अमाउंट को मिला के। बोलो हाँ या ना। इन सबके छोटे छोटे अमाउंट को 100 200 500 सब मिला के मेरे पास बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो गया। क्या मैं इसे शेयर्स में लगा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसे सिक्योरिटीज में लगा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसे डेट में लगा सकता हूँ? हाँ। अब अगर मैं ये पैसा शेयर्स में लगाता हूँ, है ना, तो क्या इनडायरेक्टली इन लोगों का पैसा शेयर्स में लग गया? है ना भाई। चार एक बंदा 500 का शेयर नहीं खरीद सकता था, पर मैंने इन 5 लोगों से पैसे इकट्ठे किए और शेयर खरीद दिया, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है सर? यूनिट का मतलब हिस्सेदारी, ठीक है। यूनिट का मतलब हिस्सेदारी, ठीक है। जस्ट लाइक शेयर, जैसे शेयर होता है वैसे ही, समझ गए? ठीक है। इसका और आसान एग्जांपल देता हूं सर, इसका और आसान एग्जांपल देता हूं। हमें पता चला कि सर जयपुर में एक प्रोग्राम होने वाला है। ध्यान से सुनना, जयपुर में एक प्रोग्राम होने वाला है, और वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सबका मन है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें।
ठीक है, मतलब हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो उस प्रोग्राम के अंदर, ये आप सब चाहते हैं। पर आप में से किसी के पास भी 1 लाख रुपए नहीं है, समझ गए? तो आप आए मेरे पास कि सर क्या करें, हम चाहते हैं कि इसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट हो, है ना, इसमें अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, पर हम क्या करें, हमारे पास तो 1 लाख रुपए नहीं। मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन सब मिल जाते हैं, ठीक है? तो मैं बन जाता हूँ, मैं आगे चला जाता हूँ लीड रोल में, ठीक है? मैं उस प्रोग्राम में 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, तुम सब लोग मुझे जितना जितना पैसा देना चाहो दे दो। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी ने मुझे 1,000 रुपए दिए, किसी ने मुझे 2,000 रुपए दिए, किसी ने मुझे 5,000 रुपए दिए, ऐसे करके मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए। क्या मैं उन सबको अपने अंदर पार्टनरशिप दे सकता हूँ कि भैया जिसने 1,000 दिए उसकी 1% पार्टनरशिप, जिसने 5,000 दिए उसकी 5% पार्टनरशिप, इस तरीके से 1 लाख को 100% पार्टनरशिप में बांट सकता हूँ। अब जिसको जितना देना दे दो, उसकी उतनी पार्टनरशिप। आसान है। तो मैंने सारे स्टूडेंट से मिला के जिसका जितना कैपेबिलिटी था वो उतने, उसने मुझे उतना पैसा दिया, एक साथ मिलके मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए, सबकी पार्टनरशिप हो गई, राइट? और मैंने 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई एम वर्किंग एज ए मीडिएटर, मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ किस रूप में, मीडिएटर के रूप में काम कर रहा हूँ। अब जो उससे फायदा होगा वो फायदा मेरे पास आएगा और मैं आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से आप सबको दे दूंगा। बोलिए, आई बात समझ में? यस। तो वही सेम कंसेप्ट किसका है, म्यूचुअल फंड का है सर। म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, आपसे छोटे छोटे अमाउंट लेगा, उनको शेयर्स में लगाएगा, उनको सिक्योरिटीज में लगाएगा, उनको डेट्स में लगाएगा, समझ गए? अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेट ओरिएंटेड फंड, सुना है? यस। उनका मतलब भी समझ लो, अगर ये पैसा इक्विटी में जाके लगता है तो हम इस फंड को बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर ये पैसा अगर ये पैसा इक्विटी में जाके लगता है तो हम इसे कहेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है? ये पैसा डेट में जाके लगता है तो हम इसको कहेंगे डेट ओरिएंटेड फंड, समझ गए? कई बार पैसा दोनों में लगता है, कुछ परसेंटेज इसमें कुछ परसेंटेज उसमें, तो वो डिपेंड करेगा किसका परसेंटेज ज्यादा है, उसके हिसाब से उसका नाम होगा। बोलो, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से क्या काम करता है सर, हमारा म्यूचुअल फंड काम करता है। डन? ओके। अब बोलिए सर, एक क्वेश्चन था, जैसे ये वो सबका पैसा इकट्ठा करके लगा रहा है किसी भी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, लेकिन एक रिस्क तो रहता है ना फिर, तो फिर वो रिस्क भी मीडिएटर को ही बियर करना पड़ेगा। नहीं, मीडिएटर क्यों बियर करेगा, आप शेयर होल्डर हो, आप बियर करोगे। सर, उसने हमसे इकट्ठा करके और उसने इन्वेस्ट किया अपनी चॉइस से, इसलिए मतलब पूछ रही थी कि रिस्क उनकी होगी या फिर मीडिएटर की? मीडिएटर की नहीं होगी, रिस्क शेयर होल्डर की होगी। क्यों? अच्छा, पैसा बढ़ेगा तो फायदा किसका है, शेयर होल्डर का। नुकसान किसका होगा, समझ गए? देखो क्या होता है, कैसे चलता है, मैं वो भी बता दूं आपको। ये तो मैंने सिंपल भाषा में बताया, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। इसमें कैसे होता है सुनिए। मैंने आपको कहा कि मेरी एक यूनिट कितने रुपए की है, 100 रुपए की। ये बंदा आया, है ना, कौन है ये, हर्षित है, चलो। हर्षित आके कहता है कि सर मुझे 4 यूनिट दे दो। मैंने इससे 400 रुपए लिए और 4 यूनिट इसको दे दी। डन? अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं आगे से पैसा कमाऊंगा या गवाऊंगा, मैं तो आगे से पैसा या तो कमाऊंगा या गवाऊंगा, ठीक है? उसके हिसाब से मेरे इस यूनिट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होती है ना, वैसे मेरे इस यूनिट की प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो थोड़े दिन बाद मेरी एक यूनिट की रेट हो गई 120 रुपए, जो 100 रुपए रेट थी वो बढ़ के हो गई 120 रुपए। अब ये आता है मेरे पास हर्षित और कहता है सर मुझे अपनी यूनिट बेचनी है, बेच दो। तो इसकी यूनिट कितने में बिक जाएगी, 120 में बिक जाएगी। तो ये अपना प्रॉफिट लेके निकल गया, इसकी जगह कोई और खरीद लेगा। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर मार्केट में क्या होता है, ध्यान से समझो, कंपनी शेयर इशू करती है,
ठीक है, आपने कंपनी के शेयर परचेज किए, ठीक है, अब शेयर्स की प्राइस बढ़ती घटती रहेगी अकॉर्डिंग टू वर्किंग ऑफ कंपनी। कंपनी अच्छा वर्क करेगी, कंपनी कमाएगी तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कंपनी सही नहीं करेगी, कंपनी लॉस में जाएगी तो शेयर्स की प्राइस घटेगी। समझ गए? और इधर आप शेयर स्टॉक एक्सचेंज में आप उसके शेयर लेना बेचना करते जा रहे हो। तो सेम वैसे ही ये भी क्या होती है, लिस्टेड सिक्योरिटीज में आ जाते हैं। तो इनके प्राइस अप डाउन होते रहेंगे, होल्डर बदलते रहेंगे, कभी कोई यूनिट होल्डर आके परचेज करेगा, कभी कोई यूनिट होल्डर आके सेल करेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। बोलो आगे बात समझ में? समझ गए? और इसे क्या कहते हैं, एनएवी कहते हैं। अगर आपने सुना हो तो म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है उसे एनएवी कहते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। बोलिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया पहले? म्यूचुअल फंड का नाम रिस्क बेस पे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड का नाम रिस्क बेस पे कभी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो नेचर होता है उसका। ठीक है, जैसे रिलायंस, रिलायंस का एक म्यूचुअल फंड चलता है, उसका नाम है रिलायंस टॉप 200, रिलायंस टॉप 200। ठीक है, बोलिए आगे बात समझ में? डाउट है किसी को? समझ गए? तो जस्ट लाइक शेयर, जैसे हम शेयर लेना बेचना करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट भी लेना बेचना आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप मनी कंट्रोल या ऐसी कोई भी साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये सारे फंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, L&T मिड कैप फंड है, आईसीआईसीआई टैक्स सेविंग फंड है, इस तरीके से बहुत सारे फंड्स हैं। ये देखिए, ये म्यूचुअल फंड के नाम, ये अलग अलग तरीके के फंड्स हैं। ओके, CR ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो इक्विटी में पैसा लगेगा। लार्ज कैप फंड, ठीक है, 100 इक्विटी फंड, तो इस तरीके से ये फंड है और इनका पैसा इस हिसाब से इन्वेस्ट होता है। ओके, तो जस्ट लाइक शेयर आप खरीदते बेचते रहेंगे और काम चलता रहेगा। सर टैक्स सेविंग वाले क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या होगा, टैक्स सेविंग वालों की छूट मिल जाती है आपको टीसी में, और टैक्स सेवर नहीं होते उनकी छूट नहीं मिलती है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आपने डिवेंचर्स पढ़ा है 11th 12th में या इंटर में, कंपनी अकाउंट्स में डिवेंचर्स पढ़े हैं आप लोगों ने? डिवेंचर्स कई तरीके के होते हैं सर, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, होते हैं क्या? तो उनका जो मेन कंटेंट है वो क्या है? क्या वो तो डिवेंचर का है? जो उनका मेन नेचर है, क्या वो तो डिवेंचर नेचर है कि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको? कन्वर्ट होना या ना होना वो तो अलग चीज है, वो तो डिवेंचर ही है, तो डिवेंचर ही ना, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना है। कन्वर्जन होगा या नहीं होगा वो उसका रिडम्पशन का पॉइंट है। ठीक है, रिडीमेबल है या नहीं है वो भी उसकी मेच्योरिटी की बात है, कि भाई बाद में आप उसको रियलाइज कैसे करोगे, बेच के रियलाइज करना पड़ेगा या कंपनी खुद ले लेगी, ये तो वो बातें हुई ना, है तो डिवेंचर ही। बोलो आई बात समझ में? तो वैसे ही ये फंड है।
अब इनको टैक्स सेविंग करते हैं, इसकी छूट, मान लीजिए ये अप्रूव्ड फंड है और ये 80C में आपको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड होते हैं ना, ELSS, जो उस दिन वो बता रहे थे हेमंत जी, ELSS फंड होते हैं, वो अलाउ होते हैं वहां पे, तो वो उसको आप टैक्स सेवर बोल दो कि भैया टैक्स सेवर है, जिसकी डिडक्शन नहीं मिलती वो टैक्स सेवर नहीं है, समझ गए? तो वो नेचर है। बोलिए जी, आगे बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये लोगों को नहीं पता मार्केट में शेयर्स क्या है, ये जानते हैं हमारी यूनिट को, ये हमारे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, ये हमारे म्यूचुअल फंड खरीदते और बेचते हैं, उसकी रेट चलती है म्यूचुअल फंड के बीच शेयर की तरह ही, तो 100 रुपए है, खरीद लिया, बढ़ा, बेच दिया, किसी ने कब खरीद लिया, वो चलता रहता है मार्केट में, लेना बेचना चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब आ जाइए सर आगे। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो, म्यूचुअल फंड में आप पैसा एक तो ये लगा सकते हैं कि जब मेरे पास पैसा आएगा मैं म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा, ध्यान से सुनना, एक तो आप ये करते हैं कि जब भी मेरे पास कोई इनकम होगी तो मैं म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा, तो वो तो आपके लिए कोई रेगुलरिटी नहीं है, आपका जब मन हो तब खरीदो, जब मन हो मत खरीदो, वो तो होता है सिंपल ट्रेडिंग या सिंपल बाइंग होता है। SIP का मतलब होता है आपने फिक्स कर दिया कि भैया हर महीने मेरे अकाउंट से 5 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी आपका डेट है, जब भी आपकी सैलरी वैलरी आती होगी, तो आपने हर फिक्स कर दिया कि भैया हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट से 2000 रुपए डेबिट हो जाए ऑटोमेटिकली, और वो किस में लग जाए, रिलायंस के फंड में लग जाए, रिलायंस के फंड में लग जाए। इसको कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो 5 तारीख आएगी, आपके अकाउंट से 2000 रुपए कट जाएंगे, और उस दिन जो भी इसकी रेट चल रही होगी उसके हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएंगे। मान लीजिए 5 तारीख को इसकी रेट चल रही है 40 रुपए, तो 2000 रुपए आपके अकाउंट से गए, 40 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड की आ गई, समझ गए? दिस इज कॉल्ड SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे हमारी सेविंग होती रहे, ठीक है। अब इसमें अकाउंट में पैसा होगा तो कटेगा, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये कोई बर्डन नहीं है कि आपको पैसा रखना ही पड़ेगा, इट्स नॉट EMI में और SIP में फर्क यही है, EMI कंपलसरी होती है और SIP में आपकी ऑप्शनल है, पैसा हुआ तो कट के इन्वेस्ट हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। बोलो आगे बात समझ में? चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर जो हमें पढ़ना है। अभी तक तो सिर्फ बैकग्राउंड समझाया आप, और हमें म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ना फिलहाल हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है बिजनेस ट्रस्ट। हमें क्या पढ़ना है सर? बिजनेस ट्रस्ट पढ़ना है, ठीक है। अब ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? तो ये भी एक तरीके का मीडिएटर है, ये भी एक तरीके की मीडिएटर कंपनी है, ठीक है। 2 तरीके के मीडिएटर बनाए जाते हैं, मतलब 2 तरीके के बिजनेस ट्रस्ट बनाए जाते हैं। सुनिए कौन कौन से, ध्यान से सुनना। एक होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये सेबी के अंडर में आते हैं, सेबी ने इनके लिए रेगुलेशन बनाया, वहां पे ये रजिस्टर्ड होता है। और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। तो जैसा नाम से आपके समझ में आ रहा होगा कि ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। दोबारा सुन लीजिए, जो बिजनेस ट्रस्ट है वो एक तरीके का मीडिएटर है, और वो 2 तरीके से बनते हैं, मतलब उसके नेचर 2 तरीके के होते हैं। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से होता है, जिसमें वो पैसा कहाँ लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं। और दूसरा जो पैसा लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं पैसा,
बोले क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट किसी को है तो बोल दीजिए। नहीं है? चलिए, अब ये रजिस्टर हो जाते हैं कहाँ पे सर? सेबी में। मैंने बताया ना सेबी के अंडर में इनके रेगुलेशन बने हुए हैं, वहां पे ये रजिस्टर हो जाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इनकी यूनिट कौन खरीदता है? इनकी यूनिट सर ये आम आदमी खरीदता है, तो इसलिए इस आम आदमी का नाम क्या है? यूनिट होल्डर। इस आम आदमी का नाम क्या है? यूनिट होल्डर, राइट? ठीक है, अब ये यूनिट होल्डर इसके शेयर्स खरीदता है, इसकी यूनिट्स खरीदता है बाय यूनिट्स। और ये फंड पैसा कहां लगाते हैं? ये फंड पैसा लगाते हैं सर सिक्योरिटीज में और रियल एस्टेट में। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टी। बोलिए क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट होती है ये भी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज की, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जैसे शेयर लिस्टेड होते हैं वैसे ही बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट भी लिस्टेड होती है। तो इस बंदे ने जो यूनिट खरीदी है वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदी होगी, जब बेचना चाहेगा तो स्टॉक एक्सचेंज में बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जस्ट लाइक एक कंपनी के रूप में ये काम करती है। बोलो क्लियर है एक पॉइंट? बताते जाना छोटे छोटे पॉइंट पे, कि बाद में ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाए और फिर आपको सर वो समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। ये ट्रस्ट एक कंपनी में भी पैसा लगाता है जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। सुना है किसी ने नाम? एसपीवी। ये बिजनेस ट्रस्ट कुछ कंपनी में भी पैसा लगाता है जिसे कहते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। पता है आपको? सुना है किसी ने एसपीवी क्या होता है? कभी नहीं सुना? लॉ में, जीएसटी में कहीं नहीं सुना? ओके, देखिए स्पेशल पर्पज व्हीकल, अब ऐसे देखने से लगता है कि कोई गाड़ी होगी, कोई ट्रक होगा ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब ये है जिसमें बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसमें बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो उसे कहते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। ऐसी कंपनी, ये कंपनी है जिसके अंदर बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब 50% से ज्यादा शेयर किसके हैं? बिजनेस ट्रस्ट के हैं, तो वो बन जाती है एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। ओके, अब सुनिए अब होता क्या है, यहां से इनकम आएगी, ध्यान से सुनना, यहां से इनकम आएगी किसके पास? बिजनेस ट्रस्ट के पास आएगी। बोलो हाँ या ना? यहां से इनकम आएगी बिजनेस ट्रस्ट के पास। कौन सी इनकम आएगी? इंटरेस्ट इनकम आएगी क्या? बताइए, क्या यहां से इंटरेस्ट इनकम आएगी? यस, यहां से भी इनकम आएगी बिजनेस ट्रस्ट के पास। कौन सी इनकम आएगी? रेंटल इनकम आएगी क्या? ठीक है, तो सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आ रहा है ना? रियल एस्टेट पे क्या आ रहा है? रेंटल आ रहा है। और कंपनी पे क्या आ रहा है? डिविडेंड आ रहा है। बताइए, क्या ये 3-4 रेगुलर इनकम हो रही है?
इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम। ओके, इसके अलावा और क्या क्या इनकम हो रही है इस बिजनेस ट्रस्ट को, मुझे बताइए। सिक्योरिटीज और शेयर्स को बेचने पे और रियल एस्टेट प्रॉपर्टियों को बेचने पे भी तो इनकम होगी भाई। अभी तो रेगुलर इनकम आई है, जब इनको बेचेंगे तब भी तो इनकम होगी। यस, तो सुनिए ध्यान से, ये बहुत बड़ा, ये लास्ट तक पूरा घोच पोच हो जाएगा, तो इसलिए आप समझते रहना, कहीं पे भी बीच में अटको तो बता देना, ठीक है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को जब ये बेचेंगे तो क्या इन्हें एलटीसीजी हो सकता है 112 वाला? यस, एसटीसीजी हो सकता है नॉर्मल वाला प्रॉपर्टी को बेचने से। हो सकता है। यहाँ पे जब ये सिक्योरिटीज वगैरह बेचेंगे, शेयर्स वगैरह बेचेंगे, तो क्या इन्हें कैपिटल गेन हो सकता है 111A वाला? और क्या इन्हें एलटीसीजी हो सकता है 112 वाला या 112A? हालांकि 112A नहीं होगा, 112A काट दो, ठीक है। बोलिए, इतनी सारी इनकम हो सकती है क्या सर? बिजनेस? लेकिन इस बिजनेस का पर्पस ही इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको कैपिटल गेन में क्यों डाल देते? उसका नेचर ही मतलब ये काम करना है रेगुलर, तो कैपिटल गेन में क्यों जा रहा है सारा काम? लेना बेचना काम है, किसने कहा? सर हमने कहा लेने बेचने के लिए मतलब इंटरेस्ट, इसका इन्वेस्टमेंट काम है। हाँ, तो और क्या काम है? प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ही रियल एस्टेट में करता है सर। तो क्या हुआ अगर मैं आज मैं आप आज बहुत सारे फ्लैट खरीदता हूँ, ठीक है, फिर कोई अच्छा बायर मिलता है तो बेच देता हूँ, तो क्या मेरा ये बिजनेस है? सर लेकिन आपका रियल काम ये नहीं है ना, आप तो ऑडिटर या आप टीचर हो। आपने एक बार कर लिया, बहुत सारे लेके बेच दिया, तो दैट इज अ कैपिटल गेन, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आपका पूरे साल आप ये थोड़ी करते हो सर काम, कि मैं अच्छा, प्रॉपर्टी मैं ही पूरे लेने साल बेचता करता रहूं। हूँ, चलो ठीक है, मैं जब भी मेरे को अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है खरीद लेता हूँ, फिर और जब भी अच्छा भाव मिलता है बेच देता हूँ, तो बिजनेस है मेरा। वो असेसिंग ऑफिसर बता देगा सर क्वांटम के बेस पे कि आपका बिजनेस माना जाएगा या आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। अच्छा, वो असेसिंग ऑफिसर बताएगा, तो रिटर्न मेरी असेसिंग ऑफिसर थोड़ी भरेगा, वो तो मुझे ही भरनी है। गलत होगी तो वो बता देगा ना सर। गलत होगी तो बताएगा ना। हाँ, मतलब आप कुछ मेरे ऑडिटर हो, मतलब आप मेरा, क्या भरोगे मेरे रिटर्न? अगर आप नॉर्मली एक आधा फ्लैट लेके बेच रहे हो तो मैं कैपिटल गेन में डालूंगा सर। ठीक है। यहाँ पे क्या ये बंदा डीलिंग कर रहा है, डीलर है, ये प्रॉपर्टी डीलर है? नहीं। क्या ये शेयर ब्रोकर है? काइंड ऑफ तो शेयर ब्रोकर ही हो गया सर। हम्म। अरे काइंड ऑफ से क्या मतलब होता है? इंटेंशन, हर चीज इंटेंशन पे चलती है, हर तो चीज। इसका मेन क्या, बस इन्वेस्टमेंट मानो? मानो क्या है ही, तुम्हारे मानने से मतलब थोड़ी चलेगा। इन्वेस्टमेंट, लेकिन सर शेयर्स में ही शेयर लेता बेच रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग होते हैं, वो डेली का काम ही उनका ही है, तो आप उसको एलटीसीजी में क्यों डाल दो? बस ये मेन समझ नहीं आ रहा सर। अरे तो लोगों को बिजनेस ट्रस्ट को क्यों मिला रहे हो तुम? हर जगह एक से रूल थोड़ी लगते हैं, इसका तुम्हें नेचर कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, और तुम जजमेंटल हो रहे हो। हम कह रहे हैं कि भैया ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टियां खरीदता है बहुत सारी, अब उनसे इनको रेंटल इनकम भी आती है, ठीक है, अब सिक्योरिटीज भी खरीदता है, उससे इनको इंटरेस्ट भी आता है। अब कभी तो बेचेगा या नहीं बेचेगा, उसको हमेशा रखे रखेगा, तो रखेगा ये और बेचेगा, तो क्या होगा? बिजनेस इनकम होगी। ठीक है सर, समझ लिया।
अगर बिजनेस कर रहा होता तो मैं लिखता ना वहां पे कि ही इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ डीलिंग शेयर। ओके, तो सर बिजनेस ट्रस्ट इतने तरीके से काम कर लेता है, इतनी सारी उसकी इनकम हो जाती है। चलिए अब आते हैं सर आगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखना दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कुछ इनकम तो डायरेक्टली पास कर देता है किसको, कुछ इनकम तो ये डायरेक्टली पास कर देता है किसको, यूनिट होल्डर को पास कर देता है। ठीक है, कि भैया हमने इंटरेस्ट कमाया तो ये इंटरेस्ट हम आपको दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इनकम पास ऑन करना। ठीक है, ये इनकम क्या करता है, डायरेक्टली पास कर देता है। तो ये इसने इंटरेस्ट कमाया, वो इंटरेस्ट ये सीधा किसको दे देता है, अपने यूनिट होल्डर को दे देता है। इसने इधर से रेंट कमाया और ये रेंट सीधा किसको दे देता है, यूनिट होल्डर को दे देता है। ठीक है, तो ये तो बोलते हैं इनकम पास ऑन करना, इसको क्या कहते हैं सर, इनकम पास ऑन करना। साथ ही साथ ये जो बाकी इनकम कमा रहा है जिनको ये पास नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या उसकी वजह से इसकी यूनिट प्राइस भी बढ़ेगी, बताइए, उसकी वजह से इसकी यूनिट प्राइस भी फ्लक्चुएट होगी क्या भाई, इसकी यूनिट प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो ये भी फ्लक्चुएट होगी क्या, अप एंड डाउन। बोलिए यस और नो। हाँ जी, होगी सर फ्लक्चुएट। और जब ये फ्लक्चुएट होगी, ठीक है, जब ये फ्लक्चुएट होगी तो यूनिट होल्डर अपनी यूनिट बेच सकता है चाहे तो, बोलो हाँ या ना। जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है तो यूनिट होल्डर भी तो अपनी यूनिट बेच सकता है ना, जब चाहे तब। ओपन मार्केट है, खुला मार्केट है, जब चाहे खरीदो जब चाहे बेचो। यस, तो ये अगर इस यूनिट को अपनी को बेच देता है, इसकी यूनिट को, तो क्या उससे इसको भी एलटीसीजी, एसटीसीजी 111A 112A, ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, साथ ही साथ इसको भी कोई डिविडेंड भी मिल सकता है। बताइए क्या इतनी सारी चीजें हो सकती है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, समझ गए। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट हो गया कि यूनिट होल्डर पैसा देता है बिजनेस ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट आगे पैसा लगाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में पैसा लगाता है, सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है या प्रॉपर्टीज में पैसा लगाता है। वहां से फंड को बहुत सारी इनकम मिलती है, उस इनकम में से कुछ इनकम वो पास ऑन कर देता है आगे सेम, और यूनिट होल्डर को उसकी यूनिट बेचने पे भी नफा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी इनकम होती है। ओके, पहले एक बार यहां तक समझ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, कोई डाउट यहां तक है तो पूछ लो, उसके बाद आगे चलेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे हमें ना इससे स्पेशल पर्पस व्हीकल वाली कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है या एसटीसीजी और एलटीसीजी हो रहा है,
वैसे सिक्योरिटीज से हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा, सिक्योरिटीज भी तो सेल आउट हो सकती है ना सब बाद में। हाँ उस पे भी हो सकता है गेन, बिल्कुल हो सकता है। वो मैंने सारे लिख दिए, देखो अलग अलग नेचर मैंने सारे लिख दिए हैं। 111 एक बार लिखा है वो किसी से भी हो, 112 एक बार लिखा है वो किसी से भी हो, इस तरीके से लिखा है। आप लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वो आप लिख और सकते सर एक क्वेश्चन और था, हैं। जैसे ना ये ना यूनिट होल्डर ना इससे बाय कर रहा है यूनिट बिजनेस ट्रस्ट से, उसके बाद में इसको है ना एसटीसीजी और एलटीसीजी वगैरह ये हो रहा है, तो अब इसका जो हम लोग टैक्सेशन करेंगे, तो जैसे ये जब ना बाय कर रहा है यूनिट्स, तो इसको बिजनेस ट्रस्ट बताएगा क्या कि है ना हम सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं या हम है ना रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा बताया कि लगाएगा क्या तो उसको? नाम रहता है वो तो सारा प्रोस्पेक्टस पूरा पता रहता है आपको। जैसे अभी अपन ने देखा ना म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है क्या है, तो वो सब पता वैसे रहता है यूनिट्स में। तो सर फिर जैसे ये रेंटल इनकम आएगी तो ये रेंट वाले उसमें चार्ज होगी? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ओके सर। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी को? चलो आगे। हाँ जी चले आगे। चलो अब सुनिए सर आगे। अब हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन, ये तो हुई बात इनकम की कि क्या क्या इनकम थी, अब हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन। तो देखिए ठीक है, यहां से जो जो इनकम मिल रही है किसको, बिजनेस ट्रस्ट को, पहले उसका टैक्सेशन देखते हैं। इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है सर, एग्जम्प्ट होता है। इसका सेक्शन है 1023 FC, ठीक है। 1023 FC के अंडर में बिजनेस ट्रस्ट को जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसके लिए एग्जम्प्ट होता है, राइट, ठीक है। जो डिविडेंड मिलता है वो भी क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, ये भी 1023 FC में कवर होता है, ओके। जो रेंटल इनकम मिलती है वो भी एग्जम्प्ट होती है, और ये 1023 FCA में कवर होता है, ठीक है, ओके। तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो गया, डिविडेंड एग्जम्प्ट हो गया, और रेंटल इनकम एग्जम्प्ट हो गई। बाकी जो इनकम है तो आप खुद बताइए, मुझे आराम से सोच के बताना, LTCG 112(1) किस रेट से टैक्सेबल होगा, LTCG 112(1) किस रेट से टैक्सेबल होगा, पता है आपको? LTCG जो 112 में, सॉरी 112 में जो LTCG आएगा वो किस रेट से टैक्सेबल होगा, 20% से होगा सर, 20% होता है ना 112 का LTCG, ठीक है। 111 एक LTCG किस रेट से टैक्सेबल होगा, 15%, बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो कुछ इनकम एग्जम्प्ट हो गई, कुछ इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो गई, और जो इनकम बच गई, जैसे नॉर्मल STCG है, नॉर्मल STCG किस रेट से टैक्सेबल होता है, बोलिए, नॉर्मल STCG किस रेट से टैक्सेबल होता है, नॉर्मल रेट से, स्लेव रेट से नहीं, नॉर्मल रेट से। ये इंसान कौन है उसके हिसाब से, अगर ये इंडिविजुअल है तो स्लेव रेट लगती है, ये कंपनी है तो 30% लगती है, तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, राइट।
बोलो हाँ या ना। सामान्य जो एसटीसीजी होता है वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट क्या है? यहाँ पे नॉर्मल रेट क्या है? MMR। तो जो भी इनकम अभी तक टैक्सेबल नहीं हुई उसे किस नाम कितने इससे कर दो? MMR से कर दो। बोलो आगे बात समझ में? दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड, ये तीनों क्या है? एग्जम्प्ट है। 112 कितनी रेट से? 20% से। 111A कितनी परसेंट से? 15% से। और अदर इनकम कितनी परसेंट से? MMR से। लो जी, ये है बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन। बोलो क्लियर है? सर आपने एक लाइन बोली थी इसमें 112A की इनकम नहीं होगी, रीजन क्या उस बात का? 112 पढ़ा है आपने? इंडिविजुअल एचयूएफ का नाम का कुछ था क्या वहां पे जिक्र? ठीक है सर। चलिए बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जम्प्ट हो गई, और जब वही इनकम वो पास ऑन करेगा शेयर होल्डर को, तो क्या वो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए? जैसे कि इंटरेस्ट इसको मिला टैक्स फ्री, इसने सीधा दे दिया किसको? यूनिट होल्डर को, तो क्या यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा? नेटवर्क इश्यू है, एक सेकंड। अभी आवाज आ रही है क्या? बीच में अटक गई होगी शायद। हाँ जी, तो इंटरेस्ट इसको मिला टैक्स फ्री, और जब ये पास ऑन कर देगा एज इट इज, तो किसको लग जाएगा टैक्स? यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सेम तरीके से सिमिलरली जब ये रेंटल इनकम पास ऑन करेगा, तो इसके लिए एग्जम्प्ट थी, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। उसके लिए क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। एसटीसीजी 111 हुए तो क्या हो जाएगा? 15% से। एसटीसीजी 112A हुआ तो 10% से। डिविडेंड हुआ तो नॉर्मल रेट से। ठीक है, इसके अलावा कोई और इनकम भी इसने अगर पास ऑन की होगी, ठीक है, इनकी बहुत सारी और इनकम में से कोई इनकम इसने और पास ऑन की होगी, तो वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। बताइए आगे बात समझ में? मतलब एक जगह टैक्स लेना है। हमने कहा कि जिन जिन इनकम पे, ऐसे याद कर लो, जिन जिन इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स दे दिया, ठीक है, उन इनकम पे यूनिट होल्डर नहीं देगा। ठीक है, जैसे ये एसटीसीजी है, मान लीजिए इन्होंने ये एसटीसीजी भी बांट दिया होता, अगर, है ना, एसटीसीजी जो इन्होंने कमाया वो बांट दिया होता, जिसको हम अदर इनकम बोल देते हैं, तो ये यूनिट होल्डर के लिए क्या हो जाती? एग्जम्प्ट हो जाती। ठीक है, इंटरेस्ट इसके लिए एग्जम्प्ट था, तो इसके लिए टैक्सेबल है। तो एक जगह पे टैक्स लगना है। बताइए क्लियर है क्या पढ़ा? यहां तक कोई डाउट है किसी को? डिविडेंड अब टैक्सेबल होने लग गया ना, पहले डीडीटी लगता था तो टैक्सेबल नहीं होता था, अभी डीडीटी हट गया है तो डिविडेंड टैक्सेबल है। जिसको भी डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल होने लग गया है, क्योंकि डीडीटी हट गया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट गया। रेंट एग्जम्प्ट होगा किसके लिए? रेंट किसके लिए पूछ रहे हो एग्जम्प्ट होगा? यूनिट होल्डर या ट्रस्ट? टैक्सेबल होगा ना, ये देखो रेखा लिखा है ना यहाँ पे, रेंट टैक्सेबल, क्योंकि उसके लिए एग्जम्प्ट था तो इसके लिए टैक्सेबल होगा। जो इनकम, तीन इनकम, इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड, ये किसके लिए एग्जम्प्ट है? बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जम्प्ट है। बिजनेस ट्रस्ट जब पास ऑन करेगा इनकम को, तो ये इंटरेस्ट और रेंट किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा सर?
किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, डिविडेंड वो पास ऑन नहीं करते, डिविडेंड को वो रख लेते हैं, जिससे उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, उनके यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। सर एचटीसीजी पे ट्रस्ट ने टैक्स दे दिया तो यूनिट होल्डर कहां दे रहा है? यूनिट होल्डर देखो एग्जाम लिखा है ना अपन ने, जिस एचटीसीजी पे, ये वाला ये बोल रहे हो ना आप, जिस एचटीसीजी पे यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स दे दिया वो अदर इनकम में आएगी, वो तो एग्जम्प्ट है। अरे ये 111 ये वो नहीं है, सुनो आप कंफ्यूज हो गए, ये 111 ये जो यूनिट होल्डर को हो रही है, क्या ये वो इनकम है जो इसको हुई थी? बोलो, जो 111 ए की इनकम बिजनेस ट्रस्ट को हुई थी, क्या वही 111 ए की इनकम पास ऑन हो रही है यूनिट होल्डर को? नो, यूनिट होल्डर को यूनिट बेचने पे 111 ए की इनकम हो रही है अलग से, वो वाली इनकम नहीं आ रही है। वो इनकम थोड़ी आ रही है, वो तो उन्होंने अपने शेयर्स पे कमाया, ये अपने यूनिट पे कमा रहे हैं। समझ गए? तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये अपने यूनिट्स पे कमा रहे हैं, इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया शेयर्स में, उस पे कमा रहे हैं, तो इनके लिए वो 111 है वहां पे, हम यूनिट्स पे कमा रहे हैं। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बोल लीजिए, बात समझ में आ गई? अब सुनिए ध्यान से, एक पॉइंट और सुन लीजिए ध्यान से। जब इनको इंटरेस्ट मिल रहा था, किसको? बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट मिल रहा था, तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं था। तो बताइए, इंटरेस्ट देने वाला बिजनेस ट्रस्ट का टीडीएस काटेगा या नहीं काटेगा? जिसने बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट दिया होगा, क्या वो टीडीएस काटेगा? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। अच्छा, जिसने रेंट दिया होगा, जिसने रेंट दिया होगा बिजनेस ट्रस्ट को, क्या वो टीडीएस काटेगा? तो जिसने बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट दिया होगा, जिसने बिजनेस ट्रस्ट को रेंट दिया होगा, क्या वो लोग बिजनेस ट्रस्ट का टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे? नो टीडीएस, नहीं काटेंगे। अरे जब रिसीवर के लिए इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस क्यों काटना है? बताया तो था इंटर में आपको, टीडीएस तभी काटना होता है जब इनकम रिसीवर के लिए टैक्सेबल हो। जब हम कोई इनकम रिसीवर को दे रहे हैं और वो इनकम रिसीवर के लिए टैक्सेबल ही नहीं है, तो उसका टैक्स काटने का क्या रीजन है? बोलो, आई बात समझ में? भाई इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस ट्रस्ट को, वो उसके लिए एग्जम्प्ट है, तो पे करने वाला उसका टीडीएस क्यों काटेगा? नहीं काटेगा। रेंट मिल रहा है बिजनेस ट्रस्ट को, वो उसके लिए एग्जम्प्ट है, तो रेंट पे करने वाला टीडीएस काटेगा? नहीं काटेगा। तो ये प्रोविजन बनाए ही इस हिसाब से ही जाते हैं, प्रोविजन बनाते टाइम पे इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि टीडीएस तभी कटे जब वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल हो। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था, राइट? तो डिविडेंड पे टीडीएस कटता था क्या? पहले जब डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था, तो क्या डिविडेंड पे टैक्स करता था क्या? नहीं करता था। रीजन यही तो था कि रिसीवर के लिए इनकम टैक्सेबल नहीं है। बोलो भाई, बता दो एक बार, फटाफट कंसोलिडेट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, जब ये बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट दे रहा है किसको? यूनिट होल्डर को, तो क्या ये टीडीएस काटेगा? बताओ। जब ये बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को दे रहा है, तब ये टीडीएस काटेगा क्या? यस, काटेगा। जब ये रेंटल इनकम दे रहा है यूनिट होल्डर को, तो क्या ये टीडीएस काटेगा? बिल्कुल काटेगा। समझ गए? क्योंकि ये तो इसके लिए टैक्सेबल है। आई बात समझ में? यस।
अब यहाँ पे कितना टीडीएस काटेगा ये भी मैं बता देता हूं आपको। किसके लिए बता रहा हूं? इंटरेस्ट के लिए और रेंट के लिए। ध्यान से सुन लेना, इंटरेस्ट और रेंट के लिए टीडीएस रेट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इंटरेस्ट टीडीएस रेट भी हमेशा इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि सामने वाला पर्सन कौन है। समझ गए कैसे? देखिए इंटरेस्ट मिला, अब ये यूनिट होल्डर कौन है बताओ मुझे। क्या ये यूनिट होल्डर रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, कौन है पता है आपको? हाँ जी, ये यूनिट होल्डर कौन है भैया? रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, कंपनी है, एचयूएफ है, फर्म है, क्या है पता है किसी को? नहीं पता, पता हो भी नहीं सकता। समझ गए? ये कोई भी हो सकता है सर, ये कोई भी हो सकता है। समझ गए? ये कोई भी हो सकता है। तो सर अगर ये रेजिडेंट है तो हम नॉर्मल रेट से टैक्सेबल टैक्स काटेंगे। और रेजिडेंट के लिए नॉर्मल रेट क्या होती है पता है आपको? रेजिडेंट के लिए नॉर्मल रेट क्या होती है टीडीएस की पता है आपको? 10%। तो ये रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है तो स्लेव रेट लगेगी। रेजिडेंट में इंडिविजुअल तो स्लेव रेट लगेगी ना, ठीक है। कंपनी है तो 30% लगेगी, जो भी होगा। तो इसलिए एक कॉमन रेट से टीडीएस काट देंगे जो कि 10% है। ठीक है। अच्छा यही सर नॉन रेजिडेंट होता तो नॉन रेजिडेंट होता तो नॉन रेजिडेंट के लिए इंटरेस्ट स्पेशल रेट से टैक्स होता है 5%। तो इसलिए टीडीएस भी कितनी रेट से कटेगा? 5% से कटेगा। ओके आपके बेसिक प्रोविजन बहुत लाइटली पढ़े हुए हैं आपने, मैं फिर बता रहा हूं। इतनी बात पढ़ाने के बाद भी आपने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर रखा है भैया, बेसिक्स क्लियर कर लो, बेसिक्स क्लियर कर लो। ओके चलिए, यहाँ पे भी सर जो रेंटल इनकम मिल रही है ये भी दोनों आदमी हो सकता है, ये रेजिडेंट भी हो सकता है, ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट हुआ तो नॉर्मल रेट क्या है? 10%। रेजिडेंट हुआ तो क्या कटेगी? नॉर्मल रेट से टीडीएस कटेगा, और नॉर्मल रेट क्या है? 10%। बोलिए क्लियर है? ठीक है। नॉन रेजिडेंट हुआ तो नॉन रेजिडेंट हुआ तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, फॉरेन कंपनी और अदर नॉन रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी और अदर नॉन रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी पे 40% से टीडीएस कटेगा और अदर नॉन रेजिडेंट पे 30% से टीडीएस कटेगा। लो जी, ये आपके टीडीएस रेट्स हो गए। ये सेक्शन है आपका 194 LBA। इट्स 194 LBA। टीडीएस का सेक्शन कौन सा है? 194 LBA। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? बोल दो कोई डाउट है तो, कल हम इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। सर ये ऊपर वाला टीडीएस